तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके इस तिवारी को इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आज हम जो क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है, आवेश के संरक्षण वाला टॉपिक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे और आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक तथा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये सारा का सारा डिस्कस कर दिया गया है। सो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाने वाली है समझ में। और क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो अंत तक रुकिएगा और अगर आपके अदर कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके बाद भी सेशन को शेयर कर दो। ओके, सो स्टार्ट किया जाए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप समझो पहली हेडिंग हमारी क्या है, आवेश का संरक्षण, है ना। तो आप समझिए इसमें क्या होता है, आवेश के संरक्षित होने की बात किया जाता है। अर्थात ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई निकाय है, कोई निकाय यानी कि कोई आपने क्या ले लिया है, समूह ले लिया, कोई फॉर्मेट ले लिया है, तो उस फॉर्मेट में पहले जितना आवेश होगा उतना ही आवेश बाद में होने वाला है। मान लो आप ले रहे हो एक वस्तु, उस वस्तु में आपने कोई चेंजिंग की जाकर, तो जितना आवेश उसमें था टोटल वाला उतना ही आवेश रहेगा, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होने वाला। इसका मतलब ये हुआ जाकर कि ना आवेश उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। और स्थानांतरित यानी उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं, समझ में। तो क्या बता रहे हैं, आवेश के संरक्षण के नियमानुसार आवेश न उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। इसका मतलब ये हुआ जाकर कि वस्तु में अगर आप परिवर्तन करोगे ना, तो परिवर्तन से पहले जो आवेश रहा होगा, परिवर्तन के बाद जो आवेश होगा उसके बराबर हो जाएगा, अर्थात विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। इसको अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमने बात किया, तुमको पता है कि जो सोडियम होता है वो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl के दो अणु बनाता है ना। उसके लिए हमको क्या करना है, सोडियम को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा समझ। अब आप यहाँ पर समझो, अगर हम बात करें यहाँ पर आवेश की, तो सोडियम पर होता है +1 का आवेश। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्व करके आपको बताया था, आप देख लीजिए अगर नहीं देखा है ना। तो इस पर होता है +1 का चार्ज और दो अणु है, इसलिए क्या करेंगे, दो अणु पर कितना आवेश हो जाएगा, 2 × 1। ओके, उसके बाद में इस पर क्लोरीन पर क्या होता है, -1 का होता है ना। तो समझो दो यहाँ पर भी है ना। क्लोरीन गैस का एक अणु है लेकिन क्लोरीन का 2 है, और जब आवेश निकालोगे तो आप उस तत्व के अणु की बात करोगे, है समझ में। तो क्लोरीन के 2 अणु हैं तो क्या हो जाएगा, 2 आप मल्टीप्लाई करोगे, बट इस पर होता है माइनस का, तो जो माइनस का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में करोगे, तो वो माइनस से प्लस को क्या करेगा, माइनस बना देने वाला है। और यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, कैसा, -1। ओके ठीक है। अब यहाँ पर तीर के निशान पर आप इक्वल का साइन लगा दो, फिर क्या हो जाएगा 2, है ना, और Na का हो जाएगा +1 और Cl का हो जाएगा -1। अब आप समझने पूछ लीजिए, जब 1 से 1 आप क्या करोगे, घटाओगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही आने वाला है ना। और इधर भी क्या आएगा, 0, अर्थात यहाँ से भी हमको क्या होगा, 0 मिल जाएगा, और यहाँ से भी टोटल का टोटल 0 मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि पहले जो सोडियम और क्लोरीन था उस पर टोटल आवेश 0 था, और अभी जो सोडियम और क्लोरीन है उस पर भी टोटल आवेश 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ बात एकदम सही है, आवेश ना उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। इन दोनों को अलग अलग लेंगे तब तो इन पर आवेश समान बनेगा जाकर, भाई सोडियम पर +1 है, क्लोरीन पर -1 है, बट एक समूह ये बना जाकर और एक समूह ये बना जाकर, अगर इनका टोटल देख लिया जाए तो नेट आवेश हमारा 100 नहीं आने वाला है। यानी परिवर्तन करने पर वस्तु पर बिल्कुल भी आवेश का प्रभाव नहीं पड़ता, नेट आवेश उतना ही रहता है। आया समझ में, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की संख्या उतनी होने वाली, आया समझ में। अब आ जाओ आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, ये एक पॉइंट दे रखा है, इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट आपको पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आवेश हमारा क्या होता है, आवेश पर ये जो हेडिंग आती है ना, ये आवेश पर वेग के प्रभाव के कारण आ जाती है। यानी आवेश पर अगर ब्रेक हम डालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव होगा, क्या क्या स्थिति होने वाली, तो समझो। अगर आवेश रुका हुआ है तो वो केवल क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और बाकी इन पर क्या करो, काट का निशान लगा दो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं उत्पन्न होने वाला। लेकिन अगर एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग का मतलब मान लो अगर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो लगातार 2 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ चला जाए, इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में ये हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्यों, क्योंकि आप समझो जब गति करेगा,
जब गति करेगा तो हम एक पॉइंट पर मान लें कि ये मान चलो स्थित है, तो स्थित आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्लस में गति कर रहा है, तो आवेश जब गति करता है तो क्लास 10 में तुमने पढ़ा था कि जब आवेश गति करता है तो क्या बन जाता है, वो विद्युत धारा बन जाता है, और विद्युत धारा से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आया समझ में? इसलिए क्या होगा कि ये जब एक समान वेग से चलेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बट विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं उत्पन्न होने वाली। उसके बाद जब त्वरित रूप से होता है तो भाई पहला नंबर तो त्वरित रूप से चल रहा है यानी चलेगा, पहला नंबर तो एक पॉइंट पर मान सकते हैं, वो चल रहा है कंपन करते हुए, त्वरित रूप से चल रहा है तो एक पॉइंट पर हम स्थिर मान सकते हैं, तो इसलिए वो वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्लस में चल भी रहा है तो विद्युत धारा वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसलिए इस पर भी सही का निशान लगा दो। प्लस में त्वरित रूप से गतिशील है तो क्या होगा, इसमें कंपन भी आ जाएगा, कंपन है ना, यानी वेग घट बढ़ रहा है, इसलिए कंपन आ जाएगा, और कंपन आ जाने के कारण क्या होगा, जो तरंगे होती हैं उन पे कंपन होता है, तो ये क्या है, विद्युत आवेश है, ये विद्युत, और जो चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और कंपन कर रहा है इसलिए तरंग, तो क्या बोलेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी इसमें उत्पन्न हो रही है। इतना क्लियर है ना यहाँ तक? ओके ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये कुछ दिया गया है ना। अब जो हमने इससे पहले पढ़ा वहां पर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लगभग आवेश के गुण वाला और आवेश का संरक्षण एक नियम आता है वो क्लियर हो गया। ये एक अलग से हेडिंग है, आवेशन। आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, तो परिभाषा हमारी क्या बनेगी कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी आवेशन कहलाती है। अब आप समझो, जब वस्तु को आवेशित करने मतलब चार्ज कर रहे हो, है ना, जब वस्तु को चार्ज करोगे तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप संपर्क द्वारा यानी छूकर आप चार्ज करवा दो, और एक प्रेरण द्वारा यानी आप उसके पास पहुंचो और छुओ ना तब वो आवेशित हो जाए, जब तब वो चार्ज हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन होते हैं। और संपर्क द्वारा आवेशन में अगर बात किया जाए ना तो दो हो जाएंगे, क्या, संपर्क द्वारा आवेशन में बात किया जाए तो भाई एक तो आप रगड़ोगे तब भी छुओगे, और केवल आप टच करो तब भी तो छूने वाले हो, इसलिए इसमें क्या होता है कि घर्षण द्वारा आवेशन हो जाता है, और चालन द्वारा आवेशन यानी आवेश क्या है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर चलकर जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं कि चालन द्वारा आवेशन, और घर्षण वाला यानी क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो, इतना क्लियर है ना। और अगर संपर्क द्वारा आवेशन की बात में तो सिंपल सी बात वही हमने बताया कि क्या करो, जब वस्तु को आप स्पर्श यानी टच कर आवेशित करो, छूकर आवेशित करो तो क्या हो जाता है, उसको हम क्या, संपर्क द्वारा आवेशन बोल देते। अब आ जाए घर्षण वाले में, तो सिंपल से क्या बात हो जाएगी, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करा जाता है, कम से कम दो वस्तु तो होना कंपल्सरी, तभी तो आप भाई रगड़ोगे, एक तो रगड़ नहीं सकते, दो होना कंपल्सरी, क्या होता है, क्या बोलोगे कि घर्षण द्वारा आवेशन में जो होता है किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ोगे, तो रगड़ोगे तो क्या होगा, उसमें एनर्जी उत्पन्न होगी, और एनर्जी के कारण क्या होंगे, उसके जो वस्तु के इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, जिससे हो जाएंगे गतिशील, और गतिशील होने के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो हमने पहले ही बताया था कि आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात दोनों वस्तुओं को आप रगड़ो, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और फिर वस्तुएं वो क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाने वाली है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। इतना क्लियर है? ओके ठीक है। अब आप समझो, आपके सामने कुछ एग्जांपल दिया क्या, अगर हम ले लें सूत, अब समझो सूत का मतलब पतला, बहुत सा पतला पदार्थ है, तो सूत में आप रेशम भी ले सकते हो, ये भी पतला होता है, ऊन भी ले सकते हो, और बाल भी ले सकते हो, ये सारे सारे पतले होते हैं, अर्थात चाहे आप रेशम लो, ऊन लो या बाल लो, इसको अगर आप क्या करोगे, कांच की छड़ से रगड़ने वाले हो तो क्या होगा, इस कांच की छड़ से हमारे इलेक्ट्रॉन सूत में चले जाएंगे, है ना, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सूत में चले जाएंगे, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने वाली है ना, तो ये भी आवेशित हो जाएगी, ये भी आवेशित हो जाएगा, अर्थात आवेश उत्पन्न हो गया। वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की छड़ और एबोनॉइड की छड़ ले लें तो जस्ट अपोजिट होने वाला है, आवेश का जो स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो इस फॉर्म में होगा, अर्थात सूत से क्या होगा, छड़ में जाने वाला है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके कारण ये वाला हो जाएगा धन आवेशित और ये हो जाएगा ऋण आवेशित। आगे आ जाओ, अगर इसी में हम क्या करते हैं, अंबर ले लेते हैं, और अंबर के साथ कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़, कोई भी आप लो, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का हमारा स्थानांतरण छड़ से अंबर में होने वाला है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हो जाएगा ऋण आवेशित, और ये हो जाने वाला है धन आवेशित। ओके है ना। अब आगे आ जाओ, अगर हम क्या लेंगे, फर, फर का मतलब बिल्ली की खाल, और बिल्ली का खाल तो मान लो आपका कंपलसरी है, प्लस में आप किसी भी जानवर की खाल ले लो, अगर उससे, खाल का मतलब चमड़ी है ना, किसी भी जानवर की आप खाल ले लो, उससे अगर आप कांच की छड़ रगड़ो, या प्लास्टिक की छड़ रगड़ो, या एबोनॉइड की छड़ रगड़ो,
कोई भी रख लो, तो क्या होगा, इस बिजली की खाल यानी फर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इन क्षणों में हो जाएगा, और जब क्षणों में होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके कारण ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिसके कारण ये हो जाएगा नेगेटिव। आया समझ में? अच्छा, एक बात और आप समझने की कोशिश करो, जैसे समझो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के इसमें जा रहे हैं, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें अधिक होंगे, क्योंकि क्या होता है, ये उदासीन वस्तुएं हैं। हम क्या करेंगे, इस विध के द्वारा, घर्षण द्वारा, आवेशन के द्वारा क्या होता है, दो उदासीन वस्तु में क्या होता है, घर्षण करते हैं तब जाकर इलेक्ट्रॉन, जब तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और तब जाकर आवेश उत्पन्न होता है। तो आप समझो, जितना इसमें कम है उतना इसमें अधिक है, यानी जब जितना आवेश उत्पन्न होगा उतना आवेश इसमें भी उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, क्वांटीकरण में बताया था ना, जितना भाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा उतना ही तो आवेश उत्पन्न होगा जाकर। एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, दो होगा तो दो के इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैसे ही जितना इसमें स्थानांतरित हो रहा है उतना ही आप समझो इसमें आवेश आ जाएगा, इसमें आवेश हो जाएगा, क्योंकि इसमें से निकल रहा है और इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, क्या लिखा गया कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, आवेश हमारा बराबर तथा विपरीत प्रतीत होता है। विपरीत का मतलब एक से निकलेगा और दूसरे पर जाएगा, तो जिसमें से निकलने वाला उसमें कम होगा इसलिए वो धनावेशित हो जाएगा, और जिसमें जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अर्थात ये पॉइंट तुमको याद रखना है कि इस प्रक्रिया में वस्तु पर समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी एक पर धनात्मक दूसरे पर ऋणात्मक उत्पन्न होने वाला है। प्लस में ये भी याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेश उत्पन्न करते हैं। इतना क्लियर है? आ जाओ आप नेक्स्ट पर, चालन द्वारा आवेश की बात करें तो आप समझो यहाँ पर आवेश क्या होगा, चल के जाने वाला है। अर्थात एक आप आवेशित वस्तु लोगे और फिर दूसरी लोगे उदासीन या जिसको अनावेशित भी वस्तु बोलते हो, और उसको क्या करो आप एक चालक तार द्वारा, क्योंकि आवेश जाएगा, आवेश यानी विद्युत धारा, आवेश चलता तो विद्युत धारा बना लेती ना, और विद्युत धारा यानी लाइट आप लोगों ने देखा वो चालक तार में अर्थात चालक में ही चलती है ना। तो क्या करेंगे, हम एक आवेशित वस्तु लेंगे, एक उदासीन वस्तु लेंगे और उसको चालक तार द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होने लगेगा। आया समझ में? तो परिभाषा क्या बनती है कि आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी आवेशित वस्तु से चालक तार के द्वारा क्या करते हैं, हम उदासीन वस्तु को जोड़कर आवेश उत्पन्न करते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, चालन द्वारा आवेशन। आया समझ में? है ना। अब एक बात आप समझो, इस पर आवेश है, इस पर आवेश नहीं है, तो इनका क्या विभव अलग अलग है ना। तो जैसे हम चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे तो विभव अलग अलग होने के कारण आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में होने लगेगा, लेकिन जैसे इनका विभव बराबर हो जाएगा। विभव क्या है, तो विभव ये है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर अगर आप ले जा रहे हो, है ना, आप आवेश को तो जितना कार्य करना पड़ता है ना, इसी को क्या बोलते थे, विभव या विभवांतर बोल दिया जाता है। इससे डीपली हम बहुत ज्यादा बात हम सेकंड वाले चैप्टर में करने वाले हैं, लेकिन आप अभी तक केवल इतना समझो कि आवेश का तभी तक स्थानांतरण होगा यानी ट्रांसफर होगा जब तक इनका विभव अलग अलग होने वाला है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो हम दो टंकी ले लेते हैं, टंकी एक को इस यहाँ पर रख दें, एक को यहाँ पर रख दें, तो क्या होगा, अगर तीनों में पानी अगर भरा होगा तो इसमें से पानी इसमें आ जाएगा ना, यानी इनमें क्या है, स्तर, दोनों टंकियों में स्तर अलग अलग है। वैसे ही जैसे स्तर के कारण पानी का बहाव होता है, अलग अलग स्तर के कारण पानी का बहाव होता है, वैसे सेम टू सेम अलग अलग विभव होने के कारण वस्तुओं से आवेश का बहाव होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है जाकर। तो अलग अलग इनका विभव है, तो जैसे चालक तार के द्वारा जोड़ोगे तैसे आवेश वस्तु से उदासीन वस्तु में आवेश प्रवाहित होने लगेगा, और तब तक होगा जब तक इनका विभव बराबर नहीं हो जाता। जैसे विभव बराबर हो जाएगा तैसे आवेश का प्रवाह खत्म हो जाएगा, और फिर आप चालक तार को हटा दो, फिर ये वस्तु भी आवेशित हो जाएगी, ये भी आवेशित हो जाएगी। अच्छा एक बात आप बताओ, ये यहाँ पर हमने धनावेश ऋणावेश लिया, अर्थात कोई भी आवेश स्थानांतरित कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आप ये बताओ, जैसे मान लो अगर हमको इस ये धनावेशित वस्तु लेंगे तो धनात्मक आवेश का ही तो स्थानांतरण होगा, है ना, मतलब चालक तार के द्वारा आवेश जा रहा है, होता है तो स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का ही, ऐसे सिंपल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। लेकिन हमने चालक तार ले लिया है, इस चालक तार के द्वारा आवेश जाएगी, तो चाहे धनात्मक ले या ऋणात्मक ले, दोनों जाने वाले। तो लेकिन आप समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन लोगे, जब मतलब ऋणात्मक लोगे तो ऋणात्मक जाएगा, धनात्मक लोगे तो धनात्मक जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप इस प्रक्रिया से किसी भी वस्तु को आवेशित करते हो ना, तो जिस वस्तु को आवेशित किया है उस पर भी तो वही वाला आवेश रहेगा। ऋणात्मक वाला लोगे तो ऋणात्मक वाला जाएगा, धनात्मक वाला लोगे तो धनात्मक जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा है क्या, कि इस प्रक्रिया में वस्तु पर समान प्रकृति का, यानी धनात्मक होगा तो धनात्मक और ऋणात्मक होगा तो
ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और यदि दोनों वस्तुएं हर तरह से समान हो, हर तरह से समान होने मतलब जितना साइज इसका है उतना ही साइज वो भी हो, तो इनको अगर हम जोड़ दें, चालक तार के द्वारा हमने इनको जोड़ा या ऐसे सिंपल स्पर्श करा दें, तब भी आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। तो दोनों वस्तुओं पर जब आवेश होगा वो समान मात्रा में आने वाला है। यहाँ समझो, यहाँ पर की बात करें, यहाँ पर मात्रा यानी संख्यात्मक वैल्यू गई, अर्थात आप समझो अगर इस पर भी जितना आवेश है, मान लो 2 कूलम इस पर मान लेते हैं, 2 कूलम इस पर मान लेते हैं, है ना, धनात्मक इस पर है, ऋणात्मक इस पर है, और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, इनके समान मात्रा में क्या होगा, आवेश बढ़ जाएगा। अर्थात आप ये समझो कि इसका औसत हम निकाल लेंगे, बस आ जाने वाला है। क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं इस फॉर्मेट में, जैसे समझो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 आवेशित गोले जिन पर क्रमशः 4 कूलम तथा 8 कूलम का आवेश है को स्पर्श करके अलग करने से आवेश का मान क्या होगा। यानी हमने क्या किया, उनको जोड़ा, है ना, जोड़ा मतलब साइज एक जैसा होना चाहिए, बस आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति अलग अलग हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, साइज एक जैसी हो। तो इनको हमने क्या किया, जोड़ा, और जोड़ने के बाद इनको क्या किया, हमने अलग कर दिया। अब आवेश कितना होगा, तो आप समझो जितनी वस्तुएं हो टोटल आवेश जोड़कर उतनी संख्या से आप डिवाइड कर दो, तुमको क्या होगा, वस्तु पर आवेश पता चल जाएगा। आया समझ में। आप ऐसा ये समझ सकते हो, मान लो जितने लोग यहाँ पर बैठे हो तो कोई भी चीज आएगी तो सबको बराबर बराबर बांटी जाएगी ना, वैसे ही जब इनको जोड़ेंगे तो बराबर बराबर आवेश सब में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तब ये बराबर बराबर तब आएगा जब पूरी वस्तुओं के टोटल आवेश को आप जोड़कर उतनी ही संख्या से क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर बात करें तो आप समझो कैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका हल, है ना। जो हमारा पहला आवेश उसको आप मान लो Q1 कितना दिया गया, 4 कूलम, दूसरे को मान लो Q2 जो कि क्या है -8 कूलम दिया गया है। अब हमको क्या करना है कि को स्पर्श कराकर अलग करने से कितना आवेश होगा, तो कितना आवेश होगा वो क्या होगा, इनके औसत के आने वाला है ना, औसत के बराबर होगा। और औसत वाला कैसे होगा, तो औसत वाला जो हमारा होगा यानी जो नया Q आएगा वो हमारा Q1 + Q2/2, जितने आवेश है उनको उसकी संख्या से क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना, ये आ जाने वाला है। तो यहाँ पर आप समझो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या है 4 कूलम, या आप यहाँ पर मात्रक ना लिखो तब भी चलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, और 2 से आप क्या करो, डिवाइड करोगे, तो यहाँ समझो क्या आने वाला है आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ 8 में से 4 ले जाओगे, है ना, 8 में से 4 ले जाओगे, 4 में से 8 जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आएगा, -4 आएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वस्तुओं पर जो आवेश होगा वो -2 आ जाने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, जितने आवेश हैं उनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जितनी इनकी संख्या बनी उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये जो वस्तुएं बनी है जाकर, जो ये दोनों वस्तुएं हैं ना, इनको अगर हम जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद में अगर अलग अलग फिर से कर रहे हैं तो क्या होगा, आवेश -2 कूलम का बन जाने वाला है। आया समझ में, है ना। तो क्या आप यहाँ पर एक लाइन लिख दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अतः दोनों वस्तुओं पर आवेश -2 कूलम का होगा, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम मात्रा लिख देंगे। आया समझ में, ये फॉर्मूला होने लगा। ऐसे ही सेम तुम ऐसे होगा, केवल यहाँ पर प्लास्टिक का गोला दे दिया गया, क्या करोगे आप इसको इससे जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे देखो सिंपल हम बता रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 से जोड़ो 5 आ जाएगा, और 2 है तो 2 से डिवाइड करो 3 रहेंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे 4 है तो 4 डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3 2 5, और 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2.5 आने वाला है ना। यानी दोनों वस्तुओं पर 2.5 कूलम का आवेश क्या हो जाएगा, आ जाने वाला है। इसको बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं, औसत, यानी बराबर मात्रा में जितनी वस्तुएं होंगी उनको एक दूसरे से जोड़ोगे तो बराबर मात्रा में, यानी उनके औसत के बराबर आवेश क्या होगा, वितरित हो जाएगा। इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि तो मान लो छोटा छोटा केवल ऐसे ही है, और भी इसमें बहुत सारा टॉपिक जोड़ देते हैं, साथ में ये दे देते हैं, तो क्या होता है, इसके सहारे से हम वस्तुओं पर आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसी में कूलम के नियम का दे दिया जाए तो बोलते हैं ये आवेश है, इनको स्पर्श करा के यहाँ यहाँ इतनी दूरी पर रख दिया, अब बताओ कितना बल कार्य करेगा। तो वहां पर पहले हम ये कॉन्सेप्ट लगाकर वस्तुओं पर आवेश निकालेंगे, उसके बाद फिर वो सूत्र लगाकर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आया समझ में, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ, क्या दे रखे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, वैसे हमने नॉर्मल बताया लिखा था कल, लेकिन आप समझने को क्या होगा, प्रेरित करोगे। तो प्रेरित वाले में क्या होगा कि क्या बोलते हैं,
आवेशन की वह प्रक्रिया, प्रेरण छुआना नहीं है ना, तो क्या बोलोगे, आवेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेशित कर देते उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब जैसे समझो, यहाँ पर आप चाहे धनावेशित वस्तु लो या ऋणावेशित लो, कोई भी लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, केवल आवेशित वस्तु लेना है। जिस वस्तु मतलब जो आवेशित वस्तु लेते हैं उसको प्रेरित वस्तु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उदासीन वस्तु क्या करेगी, प्रेरित करेगी। तो आप एक आवेशित ले लो, दूसरा ले लो उदासीन, और जब दोनों को पास पास में लेकर जाओगे तो फिर तुमको पता है कि अपोजिट आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव को क्या करेगा, खींच लेगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस वस्तु से भूसंपर्क तार के द्वारा क्या करेंगे, इस वस्तु को जोड़ देंगे। ये कौन सा तार है, तो ये हमारा तार है भूसंपर्क तार, है ना, भू संपर्क तार, ठीक है, संपर्क तार, ये भूसंपर्क तार है। तो क्या होगा कि जब इसके द्वारा हम इस वस्तु को जोड़ देंगे तो ये जो जस्ट अपोजिट वाला आवेश है ना, ये क्या होगा, ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, तो इसलिए चला जाएगा क्योंकि भाई प्लस प्लस का प्रतिकर्षण होगा तो ये दूसरी साइड पहुंच जाएगा, और माइनस माइनस का आकर्षण होगा तो ये इस साइड रह जाएगा। तो ये प्लस इस माइनस को पकड़े रहेगा, और जैसे भूसंपर्क तार के द्वारा इस वस्तु को जमीन से जोड़ेंगे तैसे ये अपोजिट वाला आवेश क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब वही प्रकृति वाला आवेश, मतलब क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या करना है तुमको, फिर इस भूसंपर्क तार को हटा देना है, और हटाने के बाद फिर क्या करोगे, आप वस्तु को अलग कर लोगे। पहले वस्तु को अलग मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये भी आपका आवेश भूमि में चला जाएगा और फिर से उदासीन हो जाएगा। आया समझ में, है ना। तो क्या होगा कि फिर आप क्या करोगे, भूसंपर्क तार को हटा लोगे, फिर वस्तु को अलग कर लोगे। अब ये वस्तु दोनों क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। बट यहाँ पर जो वस्तुओं पर आवेश होगा वो विपरीत प्रकृति में होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकृति में तो आकर्षण होता है ना। तो अगर धनावेशित वाला लोगे तो ऋणावेशित मिलेगा, और ऋणावेशित वाला लोगे तो धनावेशित वाला मिलने वाला है। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। अच्छा, है ना। तो वही लिखा कि इस प्रक्रिया में वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित वस्तु के बराबर तथा उससे कम उत्पन्न होता है। भाई आप समझो, अगर प्रेरित मतलब ये समझो कि कोई तुमको मोटिवेट कर रहा है, तो मोटिवेट अगर हो गए तो तुम या तो उसके बराबर मोटिवेट हो जाओगे और या तो उससे कम मोटिवेट हो गए। अब सीनियर थोड़ी तुम उससे तुरंत बन जाने वाले हो। वही यहाँ पर ये बताया कि अगर प्रेरित वस्तु हम ले रहे हैं तो आवेश प्रेरित वस्तु यानी जिस वस्तु को हमने लिया है उससे कम या तो उसके बराबर उत्पन्न होगा जाकर। इतना क्लियर है ना। तो क्या होता है चालन वाले आवेश में, चालन वाले आवेश में क्या होता है कि हमारा समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन अगर एक जैसी वस्तुएं हैं तब समान मात्रा में भी हो जाएगा। और उसके बाद घर्षण वाले में विपरीत प्रकृति का समान मात्रा में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो समान मात्रा में होने वाला, भाई एक से कम होगा, एक से बराबर, एक ज्यादा होगा, तो आवेश समान मात्रा में आएगा। और इसमें क्या होता है विपरीत प्रकृति में उत्पन्न होता है और प्रेरित वस्तु से कम तथा उसके बराबर होने वाला है। ये आपका आवेशन वाला टॉपिक और जो अदर कॉन्सेप्ट वो सारा खत्म हो गया। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों का इस चैप्टर का अगर जान की बात करें यानी जान वाला टॉपिक अर्थात गुलाम के नियम का डिस्कस किया जाएगा। सो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में गुलाम के नियम के साथ। ओके, सो आज की क्लास यहीं पर है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।